आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो वेक्टर्स होते हैं, जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिपेंडेंट वाले पार्ट से ही, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें ना, डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि हमारे पास मान लीजिए कि कांस्टेंट है k1 और एक वेक्टर है a1। ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर a1, a2, a3, a4 ढेर सारे वेक्टर्स हैं, तो हर एक वेक्टर को एक कांस्टेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, k2 a वेक्टर प्लस k3 a3 वेक्टर। ठीक है ना। यहां पे फिलहाल हम तीन ही वेक्टर कंसिडर किए हैं। अगर इसको इक्वल टू 0 आता है, इक्वेटिंग टू 0 करते हैं, और अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास k1, k2 और k3 का वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है ना, k1, k2, k3 का वैल्यू क्या आ जाए हमारा, अगर 0 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। ये लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए k1, k2, k3 जो भी होगा ना हमारा, इसका वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमारा इक्वल ही हो। ठीक है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, k1, k2, k3, इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास एक और कंडीशन है अगर हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात करें। ठीक है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात करें, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करें, तो इस केस में हमारा जो यही सेम कंडीशन है, यहां पे k1, k2 और k3 का जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना। ये कांस्टेंट हमारा 0 के बराबर आएगा। ये हमारा बेसिक कंडीशन है। लीनियर डिपेंडेंट का एक और कंडीशन होता है कि a1, a2, a3 के जितने भी हमारा कंपोनेंट्स हैं, उनका जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा अगर वो 0 हो जाए तो वो उस समय भी हमारा a1, a2, a3 हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। ठीक है ना। तो ये तो सारा हमारा कंडीशंस था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस पार्ट को यहां से हटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और भी ढेर सारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात किया। साथ ही साथ लीनियरली डिपेंडेंट से रिलेटेड ना एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा और वेक्टर प्रोडक्ट होगा। वेक्टर प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारा दो तरह का ही होता है। ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो वेक्टर प्रोडक्ट्स हमारा कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। पहला क्या होता है हमारा? डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। क्या बोले हम लोग? डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या दिया हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों नाम दिया इसका हम स्केलर प्रोडक्ट, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट करें, उसका रिजल्ट अगर स्केलर आ जाए तो हम लोग उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर वो हमारा डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है ना, दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है हमारा? वेक्टर प्रोडक्ट, इसको एक बार हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट अगर वेक्टर ही आए तो उस वेक्टर्स को हम लोग उस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट हमारा स्केलर हो तो वो इसीलिए उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर जिसका रिजल्ट हमारा वेक्टर हो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं।
ठीक है ना। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग जो टॉपिक रहेगा हमारा डॉट और क्रॉस का, ये हम लोग किस बेसिस पे पढ़ेंगे वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पहले तो डॉट और क्रॉस पढ़ेंगे 2 वेक्टर्स का, फिर डॉट और क्रॉस पढ़ेंगे 3 वेक्टर्स का, फिर लास्ट में डॉट और क्रॉस पढ़ेंगे 4 वेक्टर्स का। ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सारा कंडीशंस भी जानेंगे। ठीक है ना, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और बेसिकली एक बात बता दें, ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्टार्ट हम लोग 2 वेक्टर्स से ही करेंगे। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स से। ठीक है ना। ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2 वेक्टर्स तो हम लोग लिख ही दिए हैं, तो सीधा सीधा हम लोग यहां पे स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर है। ठीक है ना। तो 2 वेक्टर का मतलब एक वेक्टर हमारा ए होगा और दूसरा वेक्टर हमारा बी होगा। ठीक है। दोनों वेक्टर को हमको प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहली बात स्केलर प्रोडक्ट बोले, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नाम है। तो यहां पे हम लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट, ऊपर में लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोनों ही हमारा सेम ही चीज है, स्केलर प्रोडक्ट बोले या फिर डॉट प्रोडक्ट बोले। ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ए डॉट बी और इसका रिजल्ट आता है हमारा ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब ये आता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, सब कुछ एक एक करके समझते हैं, यहां नहीं नेक्स्ट पेज में। अगर हम इसके बारे में बात करें, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहां पे बात करें, जैसे कि हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कहीं ना कहीं ये हमारा बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है ना। ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ठीक है ना। और ये हमारा बी वेक्टर हो गया और इन दोनों के बीच में एंगल होगा हमारा थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लोग करते हैं ना, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 ऐसे वेक्टर्स के बीच में होता है जो कि लीनियरली एक्ट कर रहा हो। दोनों वेक्टर एक ही लाइन में एक्ट करना चाहिए। अब मजेदार बात तो यह है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये तो एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहा है। तो हमको एक ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि ए की ही लाइन में एक्ट कर रहा हो, या तो ए के लाइन में एक्ट कर रहा हो या फिर बी के लाइन में एक्ट कर रहा हो। तो हमारे लिए आसान क्या होगा कि जो ये बी वेक्टर है इसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दें। ठीक है ना। तो जब हम इसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ने के बारे में बात करते हैं तो बी का जो 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हम लोग इधर ले लेते हैं और एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं। ठीक है ना। 2 कंपोनेंट के बारे में बात किए हैं तो यहां पे ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमारा बी होगा। ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका बी कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा है, आप यहां पे देख रहे हैं, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ने किसी भी वेक्टर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, ठीक ना, ये बी हो गया। तो यहां पे ए वेक्टर इधर आ गया और बी वेक्टर का एक कंपोनेंट ए पे कुछ इस तरह से आया है बी कॉस थीटा के फॉर्म में। ठीक है ना। तो जब हम
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि लीनियरली एक्ट करे, तो उस पार्टिकुलर केस में हमारा जो ए डॉट बी होगा, इसका रिजल्ट होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और ये कैसे आया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। और एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप कॉपी में भी ड्रॉ करके नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। यहां तक हमारा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब डॉट प्रोडक्ट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हमारा टू वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स का जैसे ही बात हो जाएगा ना, अभी स्केलर होगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स बहुत आसानी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज अगर हम लोग सीख लेते हैं टू वेक्टर्स का, तो बाकी पे भी वही लागू होने वाला है, बहुत विशेष कंडीशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज एंड अदर results of scalar और डॉट प्रोडक्ट, ये भी कह सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख ले, ठीक है ना, ये आखिर है क्या, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पे कुछ इस तरह से। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको हम लोग ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखेंगे हमारा प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब कि 2 into 3 करो या फिर 3 into 2 करो, रिजल्ट हमारा सेम आना है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट है तो हमारा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is commutative। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर आएगा। अब बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आया, चलो बहुत आसानी से समझाते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा ऊपर अगर हम लोग बात करें, यहां पे ये रिजल्ट देखा हम लोगों ने कि ए डॉट बी का रिजल्ट ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी डॉट ए का बी ए कॉस थीटा होगा। तो एक बार अगर हम इसको यहां पे लिख लें कि ए डॉट बी का रिजल्ट हमारा ए बी कॉस थीटा होता है और बी डॉट ए का रिजल्ट हमारा बी ए कॉस थीटा होता है, तो क्या ये दोनों वैल्यूज हमारा सेम नहीं है? क्या है ना सेम? तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो हमारा क्या है कि कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। दूसरा प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहेगा क्या कि जो हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, किस चीज का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात हो रही है बताइए? तो यहां पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो बात हो रही है ना, ये दो वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमारा परपेंडिकुलर है, ये कब परपेंडिकुलर होगा? कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, ये कब परपेंडिकुलर होगा? इज दैट, क्या है वो कंडीशन क्या है हमारा कि देयर स्केलर प्रोडक्ट शुड बी जीरो, ठीक है ना, शुड बी जीरो। कहने का मतलब क्या है, यहां पे ए डॉट बी का रिजल्ट अगर हमारे पास जीरो आ जाए तो वहां पे बोलेंगे कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे? इसका रिजल्ट जीरो आया है, इसका मतलब ए बी
कॉस थीटा हमारा 0 आया है। इसका मतलब कि कॉस थीटा, अब यहां पे एक कंडीशन है कि ए और बी हमारा 0 नहीं है, तो कॉस थीटा 0 आया है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच रिप्रेजेंट्स दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। उम्मीद करते हैं ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो दोनों ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। कंडीशन आपके सामने है, क्लियरली हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। ए डॉट बी 0 हुआ, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी हमारा नॉन 0 है तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। और इसका कंडीशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी हम लोग जब देख लिए हैं तो तीसरा प्रॉपर्टी भी बड़ा ही आसान है बाबू। क्या कहता है ना कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पे क्या है, वेट, अगर यहां पे ए वेक्टर है हमारे पास और इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो ए वेक्टर और ए वेक्टर का ही अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका जो रिजल्ट होता है ना, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये कहां से आता है ना, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज द स्केलर which stands for the square of its magnitude। वही दिख रहा है हमको, इसका मतलब इसको a इंटू ए cos 0 डिग्री बोलेंगे। और cos 0 डिग्री का मतलब क्या, 1, क्योंकि a और a तो सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, इसीलिए इसको हम लोग a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा था तीसरा प्रॉपर्टी या तीसरा रिजल्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमारा फोर्थ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रिजल्ट कहता है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा, जो हमारा यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, बात करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशंस है, ठीक है ना, इसका रिलेशंस हो जाएगा क्या, वो देखते हैं। वी हैव रिलेशंस, ठीक ना। अब रिलेशंस क्या होगा वो एक बार बात करते हैं। हमारे पास आई कैप है, डॉट जे कैप है, मतलब कि आई कैप एक्स एक्सिस को बता रहा है, जे कैप वाई एक्सिस को बता रहा है, और एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन को बता रहा है। और ये यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन एक्स और वाई को बताता है। तो अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी हमारा 1 है, और cos 90 डिग्री हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल 90 डिग्री होता है, जिस कारण से हम लोग इसको ऐसे लिख लिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से जे डॉट आई भी करेंगे, जे डॉट के भी करेंगे, या फिर के डॉट आई करेंगे, सबका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। लेकिन अगर हम बोले, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम, अगर हम आई डॉट आई की बात करें, या फिर जे डॉट जे की बात करें, या फिर के डॉट के की बात करें, इसका रिजल्ट हमारा 1 आएगा। क्योंकि आई और आई तो सेम डायरेक्शन हो गया, एंगल 0 हो जाएगा। तो जहां पे हम लोग यहां 90 लिखे तो वहां 0 डिग्री लिखेंगे, तो हमारा रिजल्ट cos 0 का 1 होता है। इसीलिए हमारा फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ रिजल्ट था। इसके बाद हम लोग फिफ्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ भी बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। फिफ्थ के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो यहां पे बोला जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो टॉपिक का नाम है, क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास
कोई दो वेक्टर है जो कि सम के फॉर्म में है, ए है और बी है जो सम के फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट भी एक वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर का सम हमेशा एक वेक्टर ही होता है। इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तीसरे वेक्टर सी के साथ, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब कि सी ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जाएगा और सी बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट में जाएगा। तो रिजल्ट जो होगा हमारा वो ए डॉट सी होगा प्लस बी डॉट सी होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो टू वेक्टर क्वांटिटीज है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है ना। तो ए बी यहां पे क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक 5 रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया। इसके बाद छठा रिजल्ट जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स इनइक्वालिटी, ठीक है ना। छठा रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसको हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है ना। तो सिक्स्थ रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा स्वार्ट्स, SCHWARTZ, स्वार्ट्स इनइक्वालिटी। अब ये स्वार्ट्स इनइक्वालिटी है क्या? अगर हम इसके बारे में बात करें ना तो ये कहता है कि अगर हमारे पास A डॉट बी है, ठीक है ना, A डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली ये ए बी कॉस थीटा होता है, ये हमेशा या तो कम होगा या तो इक्वल टू होगा A वेक्टर के मैग्नीट्यूड और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के हमेशा या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है ना। कौन? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये कम होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें क्यों कम होगा। इसका रिजल्ट ये है कि इसको हम लोग कहते हैं ए बी कॉस थीटा, जो कि कम है, इक्वल टू है ए बी से। इसका मतलब यह है, सिंस हम लोग इसको एक बात कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो या तो कम होता है 1 से या फिर इक्वल होता है 1 के। इसी कारण से हमारे पास ये कंडीशन निकल करके सामने आया है, जिसको हम लोग स्वार्ट्स इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली हो जाएगा क्या? स्वार्ट्स इनइक्वालिटी। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? स्वार्ट्स इनइक्वालिटी। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन निकल करके आएगा, ठीक है ना, वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। 7 नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन वर्ड जो लिख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। यहां पे हम लिखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक ना। जो ए वेक्टर है उसका ए का बात कर रहे हैं ऑन बी। बी पे ए का प्रोजेक्शन बी पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, उसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे, ए डॉट मतलब कि बी कैप। ए डॉट कहना गलत होगा, ए का प्रोडक्ट हुआ है बी कैप के साथ, मतलब ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन कर रहे हैं ऑन बी, बी के डायरेक्शन में, तो ए का मैग्नीट्यूड को बी के डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बात समझे? ये हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए हमारा मैग्नीट्यूड ही है, यहां पे इस चीज को समझना है। ये 7 हो गया। 8 नंबर बहुत आसानी से बताते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल को बताएगा, ठीक है ना। क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, एक बार देख लेते हैं। अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? वर्क डन। क्या है हमारा वर्क डन? अगर हम वर्क डन देखें ना तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और जो कि हमारा बताता है, एग्जाम्पल है स्केलर प्रोडक्ट का। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, जिसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारा वर्क डन ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है इसको एक बार समझते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और कितने वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे? 2 वेक्टर्स। हम लोग का भी 2 वेक्टर्स का ही पार्ट चल रहा है, तो 2 वेक्टर्स का ही बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और 2 और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख दिए। ठीक है, इसमें उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आखिर है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि 2 वेक्टर क्वांटिटी लीनियरली एक्ट कर रहा था डॉट प्रोडक्ट में, यहां पे 2 वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। ठीक है ना, ठीक ना, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। 2 वेक्टर क्वांटिटीज होगा हमारे पास, एक तो होगा ए, ठीक है, और दूसरा होगा बी। ए और ए वेक्टर एक्ट्स परपेंडिकुलरली, ठीक है, टू बी वेक्टर। किस केस में? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझना भी होगा आपको। ठीक है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है हमारा ए बी साइन थीटा और एन कैप। और ये जो एन कैप होता है ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये ए और बी के नॉर्मल होता है, इसीलिए इसको हम लोग एन कैप लिखते हैं। एन कैप हमारा बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये ए क्रॉस बी के मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल बताने के लिए हम लोग एन कैप लिखते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक सी पार्ट है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में रखें तो ये हमारा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब यह है कि ए क्रॉस बी करने से हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आता है। ठीक है ना, इसके लिए हम एक बात बताएंगे कि आप बोतल का ढक्कन को खोलते हैं तो अगर ये हमारे पास, मान लीजिए कि अगर ये हमारा बोतल का ढक्कन है, ठीक है ना, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये अगर मान लीजिए बोतल का ढक्कन है और ये रेडियस है आर, तो ये रेडियस आर है, आप फोर्स लगाते हैं इधर तो बोतल का ढक्कन खुलता है ऊपर की तरफ। तो आपने फोर्स लगाया इधर इस डायरेक्शन में, सॉरी रेडियस है आपका इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा इधर और ऊपर चला गया हमारा क्या, बोतल। इसका मतलब है कि 2 वेक्टर के कारण हमारा एक तीसरा वेक्टर का जन्म हुआ है कहीं ना कहीं। बोतल का ढक्कन तो ऐसे ही एक्ट करता है बाबू, अगर आप देखे होगे तो। ठीक है ना, तो इसको अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो यहां पे कैसा होगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे ये हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक एक्सिस है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा एक और वेक्टर है जो कि सेम प्लेन पे है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, दोनों सेम प्लेन पे है, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्या, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर। ठीक है ना, तो अगर हम इसको ऐसा करके ड्रॉ करें, ठीक है ना, ये हमारा कुछ इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर को बताएगा, ये हमारा बी वेक्टर को बताएगा और ये हमारा कहीं ना कहीं सी वेक्टर को बताएगा। ठीक है, अब ये सी वेक्टर है क्या, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वही है हमारा सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को रोटेट करेंगे बी के तरफ। ठीक है, ए को रोटेट करेंगे बी की तरफ, या फिर हम लोग बेटर ये रहेगा कि इसको ए ले ले, सॉरी इसको हम लोग ए ले ले, ठीक है, और इसको बी ले ले, तो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा सुविधा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एक डायग्राम भी आपको बताने वाले हैं। ये मान लो कि ए है, ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो हमारा जो थंब है, आप अपने हैंड को, हाथ को, ठीक ना, स्ट्रेट रखिए। ठीक ना, किसके डायरेक्शन में? एक और चीज है, यहां पे इस पार्ट को भी हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम कुछ ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है ना, और इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम बोले कि ये हम इधर रोटेट हो रहा है,
ठीक है ना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। अगर ये हमारा जो हाथ है वो ए के डायरेक्शन में अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें और इसको हाथ को मोड़े बी के तरफ, तो जो हमारा थंब है ना वो सी के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, वो किसके डायरेक्शन को बताएगा? सी के डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो इसका रिजल्ट होने वाला है ना, ये जो रिजल्ट होगा इसका, ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाने वाला है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? ये रिजल्ट कुछ ऐसा जाता है हमारा, क्लियर है ना? ये हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा, इसको समझना है बहुत ध्यान से। ये गोल गोल घूमता हुआ जाता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर ना? ये गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सी का डायरेक्शन को भी बता रहा है। ये हमारा बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, ये आप हाथ से भी समझ सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी करने से ए को अगर हम बी के तरफ मोड़ेंगे, ए का डायरेक्शन हमारा अगर स्ट्रेट हैंड है, तो अगर उसको हम बी के तरफ मोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो सी होगा, जो कि हमारा थंब बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, ठीक है ना, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, वो क्या होगा एक बार देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड अदर रिजल्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज एंड अदर रिजल्ट्स क्या होगा हमारा? अगर हम प्रॉपर्टी और अदर रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी और अदर रिजल्ट्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपके सामने आता है कि अगर हम इसको कम्यूटेटिव वर्ड बोले कि क्या हमारा दो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, तो एक बात तो तय है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा, लेकिन बी क्रॉस ए वही सेम डायरेक्शन कभी नहीं बताएगा। तो ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बेसिकली होता क्या है, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के अपोजिट होता है, या फिर बी क्रॉस ए जो होता है वो ए क्रॉस बी के अपोजिट होता है, जिस कारण से हम लोग यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाए हुए हैं। ठीक है ना, जो कि आपको यहां पे नेगेटिव साइन दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, इसीलिए हमारा ये इक्वल नहीं होता है। ठीक, तो थोड़ा आगे बढ़े। दूसरा कंडीशन है जो हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। क्या है वो? अगर हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी पैरेलल, क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी पैरेलल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है कि ये होगा क्या कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी हमेशा हमारा जीरो होगा। ठीक ना, टू नॉन जीरो वेक्टर्स क्या है हमारे पास? टू नॉन जीरो वेक्टर्स हमारे पास ए वेक्टर है और क्या हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या हमारा पैरेलल है। ठीक है ना, जैसे कि ए क्रॉस ए हमारा हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ए और ए के बीच का जो हमारा डायरेक्शन है ना, और वो सेम है, थीटा हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक ना, तो पैरेलल होने के लिए साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर? सारा कंडीशन हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है, जो हमारे यूनिट वेक्टर है उनके बीच का रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है या फिर जो प्रॉपर्टी है वो होगा हमारा रिजल्ट। ठीक ना, बेसिकली रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस केस में? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। सबसे पहली बात तो आई क्रॉस आई की अगर हम बात करें, तो आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसका भी 1 होता है, और यहां पे साइन
0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई भी एक्स एक्सिस को बता रहा है और ये आई भी एक्स एक्सिस को ही बता रहा है, और एक्स और एक्स के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। दैट्स वाई द रिजल्ट इज 0। सिमिलरली इसी का रिजल्ट हमारा जे क्रॉस जे भी होगा, और सिमिलरली इसका रिजल्ट हमारा के क्रॉस के भी होना है। ठीक है ना, मतलब कि सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये 0 होता है, और यही इसी का सेम अपोजिट होता था हमारा डॉट प्रोडक्ट में, कि अगर हम लोग सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट 1 होता था। तो यहां पे रिजल्ट आई क्रॉस जे होगा क्या? वहां पे आई क्रॉस जे हमारा 0 होता था, तो क्या यहां 1 होगा? नहीं, यहां आई क्रॉस जे के को बताएगा। ठीक है ना, और के क्रॉस आई हमारा जे को बताएगा। अब बात है कि ये हम लिख कैसे रहे हैं। बहुत आसान है लिखना। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, और इस सर्कल में क्या करते हैं ना, यहां पे आई बना दिए, यहां पे जे बना दिए, और यहां पे के बना दिए। ठीक है ना, इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो आई क्रॉस जे रिजल्ट देगा के, आई क्रॉस जे रिजल्ट देगा के, जे क्रॉस के अगर होता तो रिजल्ट देगा आई। तो लिखते हैं ना, जे क्रॉस के रिजल्ट देगा आई। ठीक है, और के क्रॉस आई रिजल्ट देगा जे। दिख रहा है, के क्रॉस आई रिजल्ट देगा जे। ठीक इसी का अगर हम लोग उल्टा लिखने के बारे में बात करें ना, तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट क्या होना है? तो जे क्रॉस आई के बारे में जैसे ही हम बात किए तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ब्रेक होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो जे क्रॉस आई का इसी डायरेक्शन में उल्टा जाएंगे तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मिल रहा है के, यानी कि इसका रिजल्ट हमारा नेगेटिव के हो जाएगा। समझ में आया ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव के। वाई नेगेटिव के, इसको समझना है। आई क्रॉस जे की हुआ है, लेकिन जे क्रॉस आई विल बी नेगेटिव के। सिमिलरली आई क्रॉस के जो होगा, दिस विल बी नेगेटिव जे, एंड के क्रॉस जे विल बी आवर नेगेटिव आई। देखो इसी रिलेशन को ध्यान से देखो कि अगर हम के क्रॉस जे बोल रहे हैं तो देखो हम लोग उल्टा जा रहे हैं ना, हमको जाना इधर था क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो हमारा डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो उल्टा का जो रिजल्ट होगा वो आई ही होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो उल्टा के लिए हम लोग माइनस लगा दिए। समझ में आया ना कि हम लोग आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, या फिर के क्रॉस जे, या फिर जे क्रॉस के का रिजल्ट कैसा लिखते हैं, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीसरा कंडीशन के बाद हम लोग चौथा आखिरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा आखिरी कंडीशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो हम लोग एक एक करके बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो बोला जाता है कि रिलेशन क्या होता है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में। ठीक ना, हम लोग चौथा में निकालेंगे रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, हमारा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। ये जो रिलेशन होने वाला है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है एक बार देखते हैं, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाता है। क्या रिलेशन है देखते हैं। ए डॉट बी का जो हमारा रिजल्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बोले कि इसी का अगर हम लोग इसी ए डॉट बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है सर? ठीक इसी तरह से अगर हम बोले ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट होता है हमारा ए बी साइन थीटा विथ एन कैप। ठीक उसी तरह से अगर हम बोले कि ए क्रॉस बी का अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड से, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात तो तय है कि इसका रिजल्ट हमारा 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का, इसका रिजल्ट तो हमारा 1 हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो फाइनली यहीं पे लिख देते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी का जो हमारा होल स्क्वायर का रिजल्ट होगा, ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर आया इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। ये उम्मीद करते हैं ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ये रिलेशन को आप लिख करके रखें, ठीक है ना। ये आपको आगे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद अगर हम बोले कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है भी या नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया 4 प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमारा 5वां प्रॉपर्टी आपके सामने आएगा, जो कि होगा हमारा क्या 5th प्रॉपर्टी। हमारा अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में अगर हम बात करें ना, तो रिलेशन हमारा a प्लस बी जो है, ये अगर c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। इसको हम लोग a क्रॉस c प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव नहीं होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा और बिल्कुल होगा, ठीक है ना, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख भी रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते कैसे हैं, आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो कि एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा 6th रिलेशन होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम यहां पे बात करें कि हमारा जो 6th रिलेशन है, जो कि हमारा है क्रैमर्स रूल, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। क्या है हमारा क्रैमर्स रूल? जैसे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है, इसको हम लोग लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी जिसको हम लोग लिखते हैं एम आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस ओ के कैप। ये कुछ इस तरह से लिख दिए हैं। जब हम क्रैमर्स रूल के बारे में बात करते हैं तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं आई जे एंड के। तो यहां पे ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले ए का जो आई जे के का कोफिशिएंट है वो लिख लेते हैं। आई का कोफिशिएंट ए के केस में क्या था, ए है। जे का क्या था हमारा, दिख रहा है आपको, जे का बी था और के का सी था। तो सारा ही चीज हम लोग लिख लेंगे बी सी, और फिर बाद में बी का लिखेंगे, बी का हो जाएगा एम एन ओ। उसके बाद क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो रिलेशन आएगा सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहां पे ब्रैकेट देंगे, आई कैप देंगे पहले, फिर प्लस लिखेंगे, और यहां पे प्लस से बेटर आएगा, पहले माइनस लिखेंगे और यहां पे जे कैप लिखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट देंगे और के कैप लिखेंगे, ठीक है ना। अब आई के केस में क्या लिखेंगे, जब हम आई के केस के बारे में बात कर रहे हैं तो आई का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को आप गायब कर दिए, ये आपको दिखना नहीं चाहिए। इसको हम देखो यहां से गायब कर दिए, ये आपको दिखना नहीं चाहिए। तो आपको दिख क्या रहा है, तो आपको सी बी सी एन ओ दिख रहा है, तो बी को ओ से क्रॉस प्रोडक्ट करो और एन को सी से क्रॉस प्रोडक्ट करो और माइनस कर दो, बी इंटू ओ माइनस एन सी, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे बी ओ माइनस एन सी, समझ में आया, बी ओ माइनस एन सी, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हम जे के बारे में बात करेंगे तो ये जे वाला कॉलम और ये वाला पार्ट, ठीक ना, जे का
रो और कॉलम को हम लोग को क्या करना है, गायब कर देना है। तो ये भी गायब और ये भी गायब। अगर मान लो इस दोनों पार्ट को अगर हम गायब कर दे तो क्या बचा, ACMO दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ACMO दिख रहा है ना। तो इसको AO माइनस MC लिखेंगे, A को O से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे माइनस करके M इंटू C, तो AOMC, ठीक है ना, AO माइनस MC। ठीक उसी तरह से K के केस में अगर हम बात करें तो उसी तरह से देखेंगे कि ये K का जो हमारा कॉलम है और रो है गायब कर देंगे, और गायब कर देंगे तो हमारा ये सारा रिलेशन गायब हो गया है। तो ABMN आएगा, तो AN माइनस BM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AN माइनस BM हो जाएगा। ये फाइनल रिलेशन क्रैमर-रुल का हमारे पास आ गया है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपको आइडिया लग गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ सवाल बनाएंगे, उससे पहले कि एक सवाल बनाएंगे, कुछ नहीं, एक ही सवाल बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, जो कि हमारा 3 वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और 4 वेक्टर्स, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहां तक कि क्योंकि ये वीडियो भी हमारा बहुत डिटेल में बड़ा बन गया है, जिस कारण से यहां पे डॉट और क्रॉस का 2 वेक्टर के बारे में बात की है, तो 3 वेक्टर्स और 4 वेक्टर्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहां तक हम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो कि नेट में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहता है हमारे पास, बोला है कि एक यूनिट वेक्टर है n कैप ऑन XY प्लेन में ये n कैप है, ठीक है ना, is at an angle of 120 degree with respect to I cap। I cap यानी कि x एक्सिस को कुछ ना कुछ बता रहा होगा। x एक्सिस का जो I cap है, मतलब x एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो I cap के साथ n कैप 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। क्या बना रहा है, 120 डिग्री। इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों ही तो यूनिट वेक्टर है। तो I डॉट n कैप के बारे में बात करेंगे तो ये 1 इंटू 1 cos 120 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, चाहे वो ऐसे लिखिए या फिर n कैप डॉट आई कैप लिखिए, क्योंकि ये दोनों ही तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्रॉस जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, जिस कारण से दोनों का रिजल्ट हमारा 120 के बराबर आएगा, ठीक है। इस चीज को समझना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे तो वही बात बोला है, यहां तक का रिलेशन से तो हमको यही समझ में आ रहा है कि n कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या बोला है, 120 डिग्री। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। बोला गया कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v विल बी 60 डिग्री। ये भी इंटरेस्टिंग है, u और v के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो बोला है कि इफ, कब, ये चीज कब होगा, जब b इक्वल टू हमारा इतना हो, b इक्वल टू इतना हो, मतलब कि अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तब हमारा a और b के बीच में ना एक प्रॉपर रिलेशन निकल करके आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा सही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर को लिखेंगे क्या, u इंटू v कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि u और v के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर u है क्या, u है हमारा, इसको समझना है बहुत ध्यान से। अगर हम u हमारा मैग्नीट्यूड है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, रूट अंडर, यहां क्या है, a है, आई कैप है, b है, n कैप है, ठीक ना। a आई कैप मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। i और n दो अलग अलग एंगल हैं, ठीक ना। अगर ये j होता तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता, लेकिन i और n है तो i n हमारा जो एंगल होगा ये cos 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। u का हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। हम किसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, u का मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरह से अगर हम v के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये हमारा हो जाएगा
फिर b का मैग्नीट्यूड देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, मतलब कि a और b के बीच में एंगल कितना है, ठीक है ना। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर ये मान लीजिए कि दोनों i और j होता तब तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहां पे i और j नहीं है, i है और n कैप है। ये क्वेश्चन एकदम से डिफरेंट है, ठीक है ना। i है और n कैप है, यहां भी हमारा i है और n कैप है। j होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता सिंपली, क्योंकि cos 90 डिग्री हो जाता, वो चीजें जीरो हो जाती, ये पार्ट जीरो हो जाता, लेकिन यहां पे जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, ऐसे हम लोग लिख लिया। उम्मीद करते हैं यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलेशन में कुछ इस तरह से लिखते हैं, u का जो वैल्यू है a i कैप प्लस b n कैप, लिखे u का वैल्यू डॉट b का वैल्यू क्या है a n कैप प्लस b i कैप, कुछ इस तरह से लिख दिए, इक्वल टू, देखो u है और v है, दोनों का रिलेशन तो सेम ही आया है ना, तो u इंटू v करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री होगा इंटू cos 60 है हमारे पास, है ना, क्या हमारे पास cos 60 है, इसका वैल्यू 1/2 होगा ना, तो यहां पे लिख देंगे 1/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब बात है cos 120 का वैल्यू -½ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले ही लिख देना चाहिए था हमको। cos 120 का वैल्यू होता है बेसिकली cos 180 डिग्री -60 डिग्री, जो कि हमारा माइनस cos 60 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू -½ ठीक है। ये हमारे पास -½ आएगा, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास -½ आएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहां पे हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहां पे लिखें a इंटू एन कैप, ठीक ना, तो इसका मतलब होगा a स्क्वायर इंटू आई डॉट एन कैप प्लस b, अच्छा a को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि i डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना। फिर से b और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी ए होगा, आप चीजों को समझिए, प्लस क्या हो जाएगा बी ए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बी और ए हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस करके यहां पे ए बी सॉरी बी स्क्वायर फिर एन कैप डॉट आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस सॉरी यहां पे लिखेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -½ और इंटू हाफ तो बाहर भी है, ये 2 और 2 यहां से कट जाएगा। इसको अब एक चीज आप यहां देख सकते हो, इसका जो रिजल्ट होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं -½ क्यों, क्योंकि यहां पे रिजल्ट देखिए -½ है, यहां पे क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पार्ट में। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, चीजों को हम बहुत डिटेल में बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -½ होता है, ठीक है। प्लस 2ab होगा, फिर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होगा, क्यों माइनस बी स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर इंटू -½ ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1/2। अब क्या करते हैं, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 2 को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो, 2 होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 4ab माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2। चलो 2 तो कट गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना,
और ए बी को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 4ab, ये माइनस ए बी इधर आएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, और ये माइनस ए स्क्वायर इधर जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर भी उधर जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू क्या है हमारे पास रिलेशन 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा या फिर इसको अगर हम सॉल्व करें भी तो 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा विच इज इक्वल टू 0। a और b के बीच में रिलेशन भी निकालना है तो यहां पे 2a स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 4ab लिखते हैं, माइनस ab लिखते हैं, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ रिलेशंस निकल के आएगा, तो 2a को अगर हम कॉमन लें तो a माइनस 2b नहीं आएगा क्या, a माइनस 2b ही तो आएगा ना रिलेशन, ध्यान से देखा जाए तो आया a माइनस 2b, माइनस b को अगर कॉमन लें तो a माइनस 2b हो जाएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर 2a माइनस b इक्वल टू 0 एक रिलेशन आया है, और कोई रिलेशन आया है क्या, हाँ, और a माइनस 2b इक्वल टू एक रिलेशन आया है, ठीक है। a माइनस 2b एक रिलेशन आया है, a माइनस 2b एक इक्वल टू 0 रिलेशन आया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको भी देयरफॉर करके यहां पे ऐसे इंप्लाइज के साइन देके लिखते हैं, तो b इक्वल टू 2a आया एक रिलेशन, देयरफॉर करके b इक्वल टू क्या आया है 2a, ठीक है। और एक रिलेशन क्या आया है a इक्वल टू 2b, या फिर b इक्वल टू a बाई 2, ये एक रिलेशन आया है। तो अब बात यह है कि ऑप्शन में हमारा ये है कि ये है, ये देखना है, कोई भी एक होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये जो नेट का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताइए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस बहुत बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है, बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।